हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। आज हम आपके लिए पॉपुलेशन इकोलॉजी का ना नया टॉपिक मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि समष्टि घनत्व की गणना लेकर आए हैं। राइट, पिछली वीडियो में आपने है ना सम पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होती है ना, इसके लक्षण क्या होते हैं, इनको जाना। तो विद्यार्थियों, ये सब कुछ जानने के लिए आपको मेरी पहली वीडियो को अवश्य देखना होगा, जो कि आपको मेरे YouTube चैनल को सर्च करने पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, जो कि इससे पहले वाली वीडियो है। यदि आपको इस चीज़ को समझना है, मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी को समझना है, तो आपको स्टूडेंट्स एक बार इससे पहले वाली वीडियो अवश्य देखनी होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ना, आपने जो है पिछली वीडियो में समष्टि घनत्व की परिभाषा को जाना, इसके अलावा कि समष्टि घनत्व जो है कितने प्रकार का होता है, इन सब चीज़ को जाना। आज जो है हम बात करने जा रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि समष्टि घनत्व की गणना कैसे की जाती है। तो यह विद्यार्थियों, जो समष्टि घनत्व है ना, इस समष्टि घनत्व की गणना दो तरह से की जाती है। एक तो होती है संपूर्ण गणना, एक तो कौन सी होती है, संपूर्ण गणना टोटल काउंट। दूसरी होती है प्रतिचयन गणना। प्रतिचयन गणना जिसे सैंपल काउंट भी कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, सैंपल काउंट, यानी कि सैंपल लेकर की जाती है। राइट, तो इन दो विधियों से हम घनत्व की गणना कर सकते हैं। सबसे जो पहले विधि है, हम इसकी बात करते हैं संपूर्ण गणना। संपूर्ण गणना क्या होती है कि कोई एक समष्टि है, उस समष्टि के यदि सभी जीवों की गणना यदि की जाए तो उस प्रकार की गणना क्या कहलाती है, संपूर्ण गणना। यानी कि आपने जो घनत्व की परिभाषा देखी, घनत्व किसे कहा था, किसी निश्चित स्थान में निश्चित समय पर इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित व्यष्टियों की संख्या घनत्व कहलाती थी। तो इस तरह से जो इकाई क्षेत्रफल लिया है हमने, उस इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित एक जाति के यदि सभी जीवों की गणना की जाती है तो वह गणना क्या कहलाती है, संपूर्ण गणना कहलाती है। क्या कहलाती है, संपूर्ण गणना कहलाती है। परंतु है ना, प्रकृति में जनरली संपूर्ण गणना करना कठिन होता है। क्या होता है, प्रकृति में संपूर्ण गणना करना कठिन होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम एक निश्चित क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, जिसकी उस क्षेत्रफल में बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, जिनमें गमनशील जीव भी होते हैं और अगमनशील भी होते हैं। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले जीव भी होते हैं और एक स्थान पर रहने वाले जीव भी होते हैं। ठीक है, इसके कारण जो है ना, हम जीवों की संपूर्ण गणना नहीं कर सकते। राइट, तो जो संपूर्ण गणना है ना, इस संपूर्ण गणना केवल कुछ परिस्थितियों
जा सकती है। जो संपूर्ण गणना है यह घनत्व की संपूर्ण गणना कुछ परिस्थितियों में ही की जा सकती है। अब वो परिस्थितियां क्या क्या होती है, देखिए नंबर 1 परिस्थिति जो हो सकती है वो क्या हो सकती है कि जो हम जिस क्षेत्र की घनत्व की गणना कर रहे हैं, जो हमारा रुचि का क्षेत्र है, यानी कि जिस क्षेत्र की हम घनत्व की गणना कर रहे हैं उस क्षेत्र की रुचि के क्षेत्र का छोटा होगा। ऐसा होना चाहिए वो क्षेत्र छोटा होना चाहिए। छोटे क्षेत्र की हम आसानी से टोटल काउंट कर सकते हैं। जैसे एक कमरे की बात करें तो हम कमरे में आसानी से कुर्सी टेबलों को गिन सकते हैं। और यदि हमसे बात कर दी जाए कि भाई एक तो ये कॉलेज हो गया, दूसरा कॉलेज, दूसरा तीसरा, सभी कॉलेजों में आपको कुर्सी टेबल की काउंटिंग करके आनी है, तो कैसे होगी? जटिल गणना होगी कि नहीं होगी? उसमें टाइम अधिक लगेगा, श्रम साध्य हो गई, अधिक मूड खपाने वाली हो गई, है ना। इसलिए संपूर्ण गणना वैसा करना होता है, कठिन होता है, ऐसा मानते हैं। तो ये इन्हीं परिस्थितियों में संपूर्ण गणना की जा सकती है, जिसमें पहले क्या हो गई कि रुचि का क्षेत्र जो है, रुचि का क्षेत्र का मतलब समझ आया आपको कि जिसकी हमें गणना करनी है उसका क्षेत्र कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। इसके अलावा हम जिस जीव की गणना कर रहे हैं, जिस जीव की गणना करनी हो, जिस जीव की गणना करनी हो, ठीक है, उसका आकार कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। उसका आकार क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। बड़ा क्यों होना चाहिए? क्योंकि जिससे कि उनको हम आसानी से देख सकें। यदि छोटे होंगे तो उसकी गणना करना कठिन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हम किसी जीव को छोड़ भी सकते हैं संपूर्ण गणना करने के दौरान, इसलिए जीवों का आकार कैसा होना चाहिए? बड़ा, जिससे कि हमसे छूटे नहीं। तो ये क्या है? कुछ परिस्थितियां हैं इसकी जिनमें हम ज्ञान कर सकते हैं। परिस्थितियां इसके अलावा इसकी गणना हम कर सकते हैं, मतलब किन परिस्थितियों में कर सकते हैं संपूर्ण गणना करनी है कि गणना करने के लिए है ना, एक से अधिक गणना कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे मैं गणना कर रहा हूं, संपूर्ण गणना करनी है तो मेरे साथ 2-4 लोगों की और जरूरत होगी, जिससे कि मैं जीवों की संपूर्ण गणना कर सकूं। तो इन परिस्थितियों में हम क्या कर सकते हैं? संपूर्ण गणना कर सकते हैं, राइट। अब इसका उदाहरण क्या हो सकता है? देखिए संपूर्ण गणना, संपूर्ण गणना जो भारत में जनसंख्या की गणना की जाती है, भारत में जनसंख्या गणना जो है ना, जनसंख्या गणना, भारत में जनसंख्या की गणना कैसी है? संपूर्ण गणना का उदाहरण है, जो कब की जाती है? 10 वर्ष के अंतराल पर। 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है ना। तो भारत में मनुष्य की जनसंख्या जो होती है, भारत में जनसंख्या की जनगणना होती है 10 वर्ष के अंतराल पर होती है, संपूर्ण गणना होती है। तो संपूर्ण गणना है ना, तो इस प्रकार की गणना जो है इसमें क्या एक के द्वारा थोड़ी की जाती है। यदि जनसंख्या की गणना का काम एक को दे दिया जाए तो वो क्या आसानी से कर सकता है? नहीं कर सकता ना। क्यों? क्योंकि वह अत्यधिक खर्चीली, श्रम साध्य, यानी अधिक मेहनत हो जाती है उसमें। इस वजह से जितने भी सरकारी स्कूल होते हैं उन सभी सरकारी स्कूल के टीचरों को गणना में लगा दिया जाता है। इसी वजह से कहा है ना, गणना करने के लिए एक से अधिक गणना कर सकते हैं, तभी संपूर्ण गणना की जा सकती है। तो संपूर्ण गणना का उदाहरण क्या होगा? जनसंख्या की गणना करना। इसके विपरीत
अध्ययन कर सकते हैं। किसकी गणना करते हैं? इसके अंतर्गत वो कौन कौन सी चीजों की गणना की गई है? आकार बड़ा होता है उसकी गणना कर सकते हैं, मनुष्य का आकार बहुत बड़ा है, गणना कर सकते हैं संपूर्ण गणना। लेकिन ऐसे जीव जिनका आकार कैसा है? बहुत छोटा है या गमनशील है, हम उनकी गणना कर रहे हैं, वो मिले ही नहीं हमें। हम जंगल में पहुंचे पशुओं की गणना करने, वहां पे पशु मिले ही नहीं, दूसरी जगह चले गए, दूसरी जगह गए तो दूसरी जगह से तीसरी जगह चले गए। तो इस तरह की गणना इससे संभव नहीं है। तो ऐसे जीव जो कैसे हो? गमनशील हो या भ्रमणशील हो तथा छोटे जीव हों, उनकी गणना जिस विधि द्वारा की जाती है वो क्या कहलाती है? प्रतिचयन विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिचयन विधि कहलाती है। तो प्रतिचयन विधि के अंतर्गत हम कैसे जीवों की गणना कर सकते हैं? देखिए कैसे जीवों की गणना कर सकते हैं? जिनका आकार छोटा हो। कैसा हो? जिनका आकार छोटा हो। छोटे जीवों की गणना किसके द्वारा कर सकते हैं? प्रतिचयन विधि द्वारा। इसके अलावा जो रुचि का क्षेत्र है संपूर्ण गणना में कैसा होता है? छोटा। इसमें कैसा होगा? बड़ा होना चाहिए, रुचि का क्षेत्र बड़ा हो। राइट। इसके अलावा क्या है कि जो जीव शर्मीले जीव हैं, शर्मीले जीव मतलब समझते हैं जो एक जगह नहीं रह सकते, शर्मीले जीव या भ्रमणशील जीव जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो उनकी गणना जो है प्रतिचयन विधि द्वारा कर सकते हैं। राइट। तो प्रतिचयन विधि की गणना, प्रतिचयन विधि का उपयोग कब करते हैं? पशुओं की गणना करने के लिए। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पशुओं की गणना है, समुद्र में हमें घोंघों की गणना करनी है। घोंघे की गणना, घोंघे पाए जाते हैं जल में, तो घोंघे की गणना करनी है तो किस विधि का उपयोग करेंगे? प्रतिचयन विधि का, क्योंकि वो एक जगह नहीं रहते, है ना। तो इस तरह से कीटों की गणना करनी है हमें। इंसेक्ट जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर चले जाते हैं, उड़ जाते हैं, तो उस तरह से जो कीटों की गणना है वो किस विधि द्वारा की संभव है? प्रतिचयन विधि द्वारा संभव है। तो इस तरह से इन दो विधियों से जो है हम गणना की गणना कर सकते हैं। ठीक है। तो जो ये महत्वपूर्ण से गणना प्रतिचयन विधि होगी, प्रतिचयन गणना। तो असंपूर्ण गणना तो आसानी से की जा सकती है ना, बड़ा क्षेत्र है। अब ये प्रतिचयन विधि जो है ना, प्रतिचयन गणना, इस प्रतिचयन गणना भी है ना कई सिद्धांतों पर आधारित होती है। इस प्रतिचयन गणना में कई विधियां होती हैं जिनका आप जिक्र करेंगे। देखिए इस प्रतिचयन गणना में कौन कौन सी विधियां होती हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिचयन की विधियां। प्रतिचयन गणना की विधि, जिसमें पहली विधि होती है क्वाड्रेट विधि। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने इस क्वाड्रेट विधि का अध्ययन 12th में किया। 12वीं जो होती है, 12वीं में इसका प्रैक्टिकल भी होता है कि दिए गए क्षेत्रफल में क्वाड्रेट विधि द्वारा जीवों की संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न आता है प्रैक्टिकल में। तो क्वाड्रेट विधि द्वारा हम किसकी गणना कर सकते हैं? प्रतिचयन गणना की विधि है। अब ये क्वाड्रेट क्या होते हैं? क्वाड्रेट जो होते हैं ना, क्वाड्रेट छोटी छोटी इकाई होती है। क्वाड्रेट क्या होती है? छोटी छोटी इकाई होती है, और उन इकाइयों को लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेट कहते हैं। छोटी छोटी इकाई जो है क्या है? क्वाड्रेट है। ठीक है। और उन क्वाड्रेट्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? जीव की गणना कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।
ठीक है, तो छोटी छोटी इकाइयों को क्या करें, क्वाड्रेट करें, और इन क्वाड्रेट्स में मिलने वाले जीवों की संख्या जो है इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो जो क्वाड्रेट हैं ये क्वाड्रेट लकड़ी के फ्रेम के बने हो सकते हैं, लकड़ी के फ्रेम के बने हो सकते हैं, इसके अलावा किसके बने हो सकते हैं, प्लास्टिक के बने हो सकते हैं, परंतु ये कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ये कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। अब ये क्वाड्रेट किस तरह का होता है, देखिए सपोज कीजिए ये क्वाड्रेट है, क्वाड्रेट जो हमेशा कैसे होते हैं, ये क्वाड्रेट है ना, क्वाड्रेट वर्गाकार होता है। कैसे होते हैं, वर्गाकार होते हैं। तो सपोज कीजिए एक क्वाड्रेट ये हो गया, इस क्वाड्रेट की भुजा 50 है, इसकी 50 है, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर का एक क्वाड्रेट हो गया। इस क्वाड्रेट को हमने बना लिया है, तो इस क्वाड्रेट को हम किसी मैदान में डाल देते हैं, और मैदान में डाल करके इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की गणना कर लेते हैं। उसके पश्चात इसको दूसरे क्षेत्र में डाल देते हैं, इस तरह से, है ना, उसके उस क्षेत्र में गणना कर लेते हैं। तो छोटी छोटी इकाइयों में गणना कर रहे हैं ना, और छोटी छोटी इकाइयों को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है जीवों की गणना कर सकते हैं। अब ये जीव कैसे होंगे, ये जीव जो होते हैं ना, स्थायी जीव होंगे, उन्हीं की गणना कर सकते हैं आसानी से इसके द्वारा, जो एक जगह रह सकते हैं, है ना, उन जीवों की गणना को क्वाड्रेट के द्वारा कर सकते हैं। जैसे हम बात करें कि इसका उदाहरण कैसे ले सकते हैं, देखिए सपोज कीजिए 5 क्वाड्रेट हैं। अब क्वाड्रेट के द्वारा कैसे गणना करते हैं, देखिए गणित नहीं करना, 5 क्वाड्रेट हुए, 5 क्वाड्रेट में जीवों की संख्या देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, क्वाड्रेट में जीवों की संख्या, क्वाड्रेट में जीवों की संख्या, मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेट में जीव पाया कितना, 2, दूसरे क्वाड्रेट में 0 2 3, ठीक है, और जो है 4। तो टोटल जीव कितने हो गए, 2 4 3 7 4 11, टोटल जीव कितने हो गए, 11 जीव पाए जा रहे हैं। जो एक क्वाड्रेट है, टोटल जीव कितने हैं, 11 जीव पाए गए हैं पांचों क्वाड्रेट्स में। जो एक क्वाड्रेट है, एक क्वाड्रेट, इस क्वाड्रेट का आकार 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का इसका, तो 2500 वर्ग सेंटीमीटर हो गया कि नहीं हो गया। या इसको हम कैसे कह सकते हैं, 2.5 वर्ग मीटर कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, 2.5 वर्ग मीटर, सॉरी 2.5 नहीं, 0.25 वर्ग मीटर आ जाएगा ना, 0.25 वर्ग मीटर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर को जब वर्ग मीटर में बदलेंगे तो 0.25 वर्ग मीटर आ गया, राइट। एक वर्ग, एक क्वाड्रेट जो है 50 सेंटीमीटर में 50 सेंटीमीटर का है, तो इसका क्षेत्रफल 2500 वर्ग सेंटीमीटर, या इसको 25.25 वर्ग मीटर कह सकते हैं, राइट। और पांचों क्वाड्रेट में कितने जीव पाए जा रहे हैं, 11 जीव पाए जा रहे हैं, है ना। तो एक वर्ग मीटर में कितने होंगे, ठीक है, एक वर्ग मीटर में कितने होंगे, तो हमारा क्षेत्रफल टोटल कितना हो गया, 0.25 वर्ग किलोमीटर है, तो एक वर्ग किलोमीटर में कितने होंगे, देखिए एक वर्ग मीटर में, एक वर्ग मीटर में कितने हो जाएंगे, 11/25, 11 बटे कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा, राइट। सॉरी, इस तरह से नहीं करेंगे हम, इसको इस तरह से करेंगे, देखिए, यानी कि जो 5
क्वाड्रेट हैं, पांचों क्वाड्रेट्स में कितने जीव हैं? 5 क्वाड्रेट्स में 11 जीव हैं। तो एक क्वाड्रेट में कितना आ जाएगा? 11/5। तो कितना आ जाएगा? 2.2 आ गए। तो एक क्वाड्रेट में कितने जीव आए? औसत निकालिए आप इस तरह से। औसत जीव एक क्वाड्रेट में 2.2 आया है। तो एक वर्ग मीटर में कितने जीव आ जाएंगे? देखिए एक वर्ग मीटर में कितना जाएंगे? प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल है कितना है? 2.2 है, राइट, ठीक है। और हमारा जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? 0.25 है, 0.25। तो कितना आ जाएगा? देखिए हमने इसकी नीचे की 0 हटाई तो 2.2 है ना। 2.2 में 0.25 का भाग देते हैं तो कितना आएगा? देखिए यह आ जाएगा एक तरह से देखिए 25 200, ठीक है। और 2 बच गया, ठीक है। 25 200 8.8 आ जाएगा। प्रति वर्ग मीटर में कितने जीव आ रहे हैं? 8.8 आते हैं। तो इस तरह से क्वाड्रेट विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं? गणित ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा क्वाड्रेट विधि द्वारा गणित कितना आ गया? 8.8 आ गया, राइट। इसके अलावा हम ये तो पहली हो गई क्वाड्रेट विधि। दूसरी जो विधि होती है, पहली हो गई क्वाड्रेट विधि आपने सुन लिया, ठीक है। दूसरी विधि होती है ट्रांसेप्ट विधि। दूसरी विधि कौन सी है? ट्रांसेप्ट विधि। अब ट्रांसेप्ट विधि जो है क्या होती है? यह विधि है ना, ट्रांसेप्ट विधि उन जीवों के घनत्व को ज्ञात करने के लिए काम में ली जाती है जो गमनशील होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो सपोज कीजिए ये कोई क्षेत्र है जिसमें हमें किसकी गणना करनी है? हिरणों की गणना करनी है। और चूंकि हिरण जो होते हैं पहले यहाँ पे थे, यहाँ से कहाँ चले गए? यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, गमनशील होते नहीं होते हैं। तो इस तरह से इन जीवों की गणना करने के लिए कौन सी विधि उपयोग में ली जाती है? ट्रांसेप्ट विधि उपयोग में ली जाती है। और ट्रांसेप्ट विधि में क्या किया जाता है कि एक सीधा रास्ता बनाया जाता है। ये सीधा रास्ता बना लिया, इसी तरह से एक सीधा रास्ता ये बना लिया, मतलब कई रास्ते बनाए जाते हैं। जिस क्षेत्र में हमें गणना करनी है उस क्षेत्र में रास्ते बन रहते हैं और इस रास्ते के 5 मीटर दाईं ओर और 5 मीटर बाईं ओर जो है सीधे चलते हुए धीरे धीरे सीधे चलते हुए 5 मीटर बाईं ओर 5 मीटर दाईं ओर के जंतुओं की गणना कर ली जाती है, ठीक है। तो इस तरह से 5 मीटर, इस तरह से 10 मीटर क्षेत्र में गणना कर ली जाती है। तो इस प्रकार की जो गणना कहलाती है, कैसी कहलाती है? ट्रांसेप्ट गणना कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रांसेप्ट गणना कहलाती है, ठीक है। इस तरह से यदि 1 किलोमीटर का हमें गणना करनी है, 1 किलोमीटर क्षेत्र है 1 वर्ग किलोमीटर, तो आसानी से कर सकते हैं ट्रांसेप्ट विधि द्वारा। तीसरी जो विधि होती है वो होती है रिमूवल विधि। तीसरी कौन सी होती है? रिमूवल विधि। रिमूवल विधि में क्या होता है? देखिए रिमूवल मतलब निकाल देना, यानी कि जिस भी क्षेत्र की गणना करनी है हमें, जिस क्षेत्र में जीवों की गणना करनी है उस क्षेत्र में से जो जीव पाया उस एक जीव को वहां से निकाल दिया जाता है और फिर दूसरे जीव को भी वहां से निकाल दिया जाता है। इस तरह से निकाल करके जो गणना की जाती है वो क्या कहलाती है? रिमूवल गणना कहलाती है। यानी कि इस विधि में ना रुचि के जाति के जीव जो होते हैं, जिस जाति की हमें गणना करनी है उस जाति के जीवों को उपयुक्त विधि द्वारा पकड़ करके उसे अलग कर दिया जाता है
और अलग करके की जाने वाली गणना कौन सी कहलाती है, कौन सी विधि द्वारा गणना कहलाती है, रिमूवल विधि द्वारा गणना कहलाती है। ठीक है, तो इसमें जो फ्रेश जीव पकड़े जाते हैं है ना, उनको तो हम बाई अक्ष पर रख देते हैं, जैसे इसको इस तरह से रख लेते हैं। जो फ्रेश जीव पकड़े जा रहे हैं उनको तो बाई अक्ष पर, यानी ताजा पकड़ी गई जीव, ताजा पकड़े गए जीवों को तो किस पर रख देते हैं, बाई अक्ष पर, बाई अक्ष पर। और इसमें एक्स अक्ष पर उन जीवों को रखते हैं जो कुल पकड़े गए हैं, टोटल कुल पकड़े गए जीव जो है ना, कुल पकड़े गए जीवों को किस पर रख देते हैं, एक्स अक्ष पर रख देते हैं। तो इस तरह की जो है कौन सी कहलाती है, रिमूवल विधि कहलाती है। राइट, नेक्स्ट विधि जो होती है रिमूवल विधि के अलावा वो होती है पकड़ने व अंकन की विधि। नेक्स्ट कौन सी होती है, पकड़ने व अंकन की विधि। अब देखिए इस विधि के अंतर्गत क्या होता है, इस तरह से गणना की गणना करते हैं, यानी जिस भी क्षेत्र की गणना करनी है उस क्षेत्र में सबसे पहले जीव को पकड़ा जाता है और उस जीव को पकड़ करके उसे विशिष्ट रंग या विशिष्ट पदार्थ द्वारा उसे क्या कर दिया जाता है, चिन्हित कर दिया जाता है। चिन्हित कर करके उन जीवों की गणना की जा सकती है। एक बार में जो जीव पकड़े जाते हैं उन जीवों को क्या कर दिया, चिन्हित कर दिया जाता है। उसके पश्चात दूसरे प्रयास में पुनः जीवों की गणना की जाती है, जिसमें कुछ जीव कैसे होते हैं, चिन्हित, और कुछ जीव अचिन्हित होते हैं। तो इस तरह से उनकी हम जो है गणना कर सकते हैं। तो इस विधि के अंतर्गत जो है गणना कैसे करते हैं, देखिए कुल समष्टि ज्ञात करने के लिए है ना, कुल समष्टि बराबर डेल्टा एन बटे है ना, सॉरी n2 बटे n इंटू n1, इस विधि का उपयोग कर सकते हैं हम। n2 बटे n इंटू n1, यानी कि दूसरी बार पकड़े गए जीव, प्रथम बार पकड़े गए जीव, और ये मार्कर जीव है जिनको चिन्हित कर दिया गया है, चिन्हित जीव है। तो दूसरी बार पकड़े गए जीव हैं, ठीक है, प्रथम बार पकड़े गए जीव और n, यानी कि मार्कर जीव है, चिन्हित जीव है। तो इस तरह से किसी क्षेत्र में जीवों को पहले पकड़ा जाता है, एक बार पकड़ा उनको चिन्हित कर दिया, दूसरी बार पकड़ा उनको चिन्हित कर दिया। तो इस तरह की जो विधि है वो क्या कहलाती है, पकड़ने में अंकन की विधि कहलाती है। तो इस तरह से प्रतिचयन की विधियां होती हैं। इन विधियों को उपयोग में लेकर के हम प्रतिचयन विधियों द्वारा की गणना कर सकते हैं। राइट, तो प्रतिचयन विधि में ये विधियां सम्मिलित होती है। समझ आया आपको? ठीक है, आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे कि समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है कि समष्टि घनत्व को कौन कौन प्रभावित कर सकते हैं। जन्म दर प्रभावित करती है, दूसरी मृत्यु दर, ठीक है, तीसरी वृद्धि का प्रकार, दूसरी कौन सी होती है, वृद्धि का प्रकार, चौथा होता है प्रवसन, चौथा कौन सा होता है, प्रवसन। तो ये सारे के सारे कारक जो है इसको प्रभावित कर सकते हैं, समष्टि घनत्व को प्रभावित कर सकते हैं। जन्म दर क्या है कि निश्चित समय में जन्म लेने वाले जीवों की संख्या क्या कहलाती है, जन्म दर कहलाती है। निश्चित समय में किसी क्षेत्र में, निश्चित समय में किसी क्षेत्र में जन्म लेने वाले जीवों की संख्या जन्म दर कहलाती है। क्या कहलाती है, जन्म दर कहलाती है। यह जन्म दर जो होती है ना, दो प्रकार
प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है अधिकतम जन्म दर और दूसरी होती है पारिस्थितिकीय जन्म दर। पारिस्थितिकीय जन्म दर, अधिकतम जन्म दर उसे कहते हैं, जैसे बात करें हम कि मनुष्य में 9 माह के पश्चात जो है बच्चे का जन्म होता है, उस जन्म के 4-5 माह पश्चात होने से माँ गर्भवती हो सकती है। इस तरह से कि लगातार 11 से 15 माह के बीच यदि गर्भावस्था बनी रहती है या जन्म दर होती रहती है 11 से 15 माह के भीतर, तो उस तरह से है ना अधिकतर बच्चे जन्म लेते हैं, अधिकतर जीव जन्म लेते हैं, तो उस प्रकार की जन्म दर क्या कहलाती है? अधिक जन्म दर कहलाती है। जबकि पारिस्थितिकीय जन्म दर, यदि एक बच्चे के जन्म के पश्चात उसमें जो गैप दिया जाता है, अंतराल दिया जाता है, उस अंतराल को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय जन्म दर कहते हैं। पारिस्थितिकीय जन्म दर का समय लगभग 5 बरस प्रति बच्चा होता है। एक बच्चे को कितने दिनों में पैदा किया जाता है? 5 बरस में। उस प्रकार की जन्म दर क्या है? पारिस्थितिकीय जन्म दर कहलाती है। राइट? तो इस तरह से है ना, जो अधिकतर जन्म दर होती है, अधिकतर जन्म दर कारकीय जन्म दर भी कहलाती है। यानी कि लगातार कार्य करते रहना, लगातार जीवन को उत्पन्न करते रहना अधिक जन्म दर को इंगित करता है। और जबकि कुछ समय के अंतराल पर जीवों को जन्म देना पारिस्थितिकीय जन्म दर को निरूपित करता है। ठीक है? जो पारिस्थितिकीय जन्म दर है, पारिस्थितिकीय जन्म दर को हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, डेल्टा एन बटे डेल्टा टी, डेल्टा एन बटे डेल्टा टी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है? पारिस्थितिकीय जन्म दर से डिनोट कर सकते हैं डेल्टा एन बटे डेल्टा टी। डेल्टा एन का मतलब है कि एक समष्टि में उत्पन्न होने वाले नए जीवों की संख्या। एक समष्टि में डेल्टा एन का मतलब क्या है? जहां डेल्टा एन बराबर एक समष्टि में उत्पन्न नए जीवों की संख्या। और डेल्टा टी बराबर क्या है? इकाई समय है। डेल्टा टी बराबर क्या है? इकाई समय है। ठीक है? तो इसकी जन्म दर कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखिए, माना कि किसी समष्टि में प्रारंभ में जीवों की संख्या 50 है और कुछ समय पश्चात, यानी कि प्रारंभ में जीवों की संख्या कितनी है? 50 है और कुछ समय पश्चात यानी कि 1 घंटे में कितनी हो गई? 150 हो गई। तो इसकी जन्म दर क्या है? इसकी जन्म दर क्या है? तो जन्म दर ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र चाहिए? डेल्टा एन। डेल्टा एन बराबर क्या है? एक समष्टि में उत्पन्न नए जीवों की संख्या। तो नए जीवों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए, 150 माइनस 50। नए जीव तो देंगे, पहले कितने थे? 50, अब कितने हो गए? 150। तो नए जीव देंगे ना डेल्टा एन में, बटे समय का मान कितना है? 1 घंटा है, तो कितना आ गया? 100 बटे 1 अर्थात 100। तो जन्म दर कितनी है प्रति घंटे की? 100 प्रति घंटे है। 100 बच्चे जन्म ले रहे हैं 1 घंटे में, इसकी जन्म दर कहलाती है। राइट? इसी तरह से दूसरी है मृत्यु दर। दूसरा क्या है? मृत्यु दर। मृत्यु दर में क्या है कि इकाई समय में मरने वाले जीवों की संख्या क्या कहलाती है? मृत्यु दर कहलाती है। ये भी क्या कर सकती है? घनत्व को प्रभावित करती है। मृत्यु दर बढ़ने पर घनत्व कैसा होता है? घटता है। मृत्यु दर बढ़ने पर घनत्व घटता है, मृत्यु दर घटने पर घनत्व बढ़ता है। ठीक है? तो जो है ना,
भी कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अशोधित जन्म दर। जबकि दूसरा होता है कि यदि इकाई समय प्रति इकाई समष्टि में व्यक्त किया जाए, यदि जन्म दर को प्रति इकाई समय में व्यक्त किया जाए तो उसे विशिष्ट जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर हो गई अपनी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट कारण होता है वृद्धि के प्रकार और प्रदर्शन। इनको हम स्टूडेंट्स समय को देखते हुए अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो मेरी अगली वीडियो जरूर देखिएगा। यदि आपको मेरा वीडियो